Namaskar, myself Professor Jaimala, Chaudhary Charan Singh University, Meerut. I am here with another lecture of mechanics. In this lecture, we will talk about the conservation laws for a system of particles. In my previous lecture, I discussed the conservation laws for single object. Actually, in real world, there is no real object which is spherical in shape or whose mass is concentrated on its center. But whenever we study the single system, mechanics of a single system, we assume as if the body is of symmetrical shape, of spherical shape, and its mass is concentrated on its center. जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं है. जो bodies होती हैं, those are the combination of so many small bodies, or you can say those are the combination of atoms, and each body, constituent body or the atom has its own mass. Therefore, every object should be considered as a system of particles. अगर हम एग्जाम्पल लें तो सपोज हम अर्थ और सन की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जब प्लैनेट अर्थ का मूवमेंट कंसीडर करते हैं, उसकी मैकेनिक्स कंसीडर करते हैं, तो हम अर्थ को एक एंटिटी मानते हैं, सन को एक एंटिटी मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि दोनों स्फेरिकल हैं शेप में, दोनों के मासेस सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम अर्थ की मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं और फाइनली ये रिजल्ट देते हैं कि दैट अर्थ इज ऑर्बिटिंग in an elliptical path around the sun. But at that time we are assuming that both are spherical, mass of the both are concentrated at the center, but it is far from reality. तो अब हम इसमें एक और सिचुएशन सोचें. हम ये सिचुएशन सोचें कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में दो बॉडीज हैं, एक है अर्थ और एक है सन. तो हमने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल कंसीडर कर लिया, और उस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल में हम ये मान रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम की अब हम बात करेंगे, अलग अलग एंटिटी की तरह बात नहीं करेंगे, हम इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे. तो पूरे सिस्टम में क्या होगा कि जो अर्थ है, जो सन है, सन एक फोर्स एक्सर्ट करेगा अर्थ के ऊपर. सपोज हम ये कहते हैं कि सन ने एक फोर्स एक्सर्ट की Fs. इट इज द फोर्स exerted by the sun on earth. ठीक है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हैं. न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब एक फोर्स एक्सर्ट होगी किसी बॉडी पर, तो रिएक्शन में वो बॉडी भी फोर्स एक्सर्ट करेगी जो इक्वल अमाउंट की होगी. तो इसका मतलब यदि Fs फोर्स एक्सर्ट हुई सन से अर्थ पर, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन force of earth, there will be a force Fe exerted by the earth on sun. ठीक है. And now what is the relation? Relation is that Fs is equal to Fe, or Fs plus Fe is 0. And what is Fs? Fs is rate of change of momentum. So it is rate of change of momentum of sun. तो मोमेंट ऑफ सन में क्या आएगा? मास ऑफ सन एंड वेलोसिटी ऑफ सन. इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मास ऑफ अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 0. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ msvs प्लस meve इज इक्वल टू 0, और msvs प्लस meve इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये एक रिलेशन आया. इस रिलेशन में क्या है? ये है मोमेंटम ऑफ सन एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ अर्थ. तो एक रिजल्ट ये आया कि अर्थ और सन को यदि एक सिस्टम मानते हैं, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स,
तो only Earth will not orbit around the sun. Earth will orbit as well as the sun will also move due to the gravitation force. दोनों interact करेंगे, तो due to that force of interaction, the sun will also move. And what will finally happen, that the combination of Earth and sun will move around some imaginary point, and they will move with a velocity in such a way that their momentum, some of their momentum is constant. ठीक है, अब हम इसको इस तरह से इमेजिन करते हैं कि हम इस मोशन को एक किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वॉच करते हैं। ठीक, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ कि हमने ये माना कि एक और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी और डायरेक्शन, वेलोसिटी से और जिस डायरेक्शन में ये एक सिस्टम मूव कर रहा है। एक सिस्टम है आपका, अर्थ है, उसमें सन है, दोनों मिला करके मूव कर रहे हैं और ऐसे मूव कर रहे हैं कि उनका मोमेंटम कंजर्व आया। अब हमने कहा कि इस मूवमेंट को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। उस केस में क्या होगा, जब वो इस तरह से मूव करेगा तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये जो मोमेंटम है ये तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि एज्यूमिंग दैट देयर एग्जिस्ट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस moving with the same velocity in the same direction. ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देन दिस फ्रेम इज कॉल्ड, क्यों कहलाता है ये मैथमेटिक्स से प्रूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। So what will happen for this center of mass frame, that ms vs plus me ve will be zero। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ ms rs plus me re will be zero। What is rs? Rs is the position vector of sun with respect to that with respect to a frame of reference, and re is the position vector of earth with respect to the reference frame, जो हमारा original reference frame था। This implies ms rs plus me re is constant. Let we define this constant to be mr। हमने अभी कहा ना कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम डिफाइन करेंगे, तो हमने इसे mr मान लिया। This implies r is equal to ms rs plus me re upon ms plus me। ये कैसा है, ये कांस्टेंट है क्योंकि न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमें एक कांस्टेंट वेक्टर मिला r, और ये कांस्टेंट वेक्टर r कहाँ से जज हो रहा है, किसी एक आर्बिट्रेरली चूजन पॉइंट है स्पेस में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक आर्बिट्रेरली चूजन पॉइंट है स्पेस में, लेट इट बी O। इस पॉइंट से ये आपका अर्थ सन का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है, और ये आपका O डैश है। तो ये जो R है, दिस इज फ्रॉम सम आर्बिट्रेरली चूजन पॉइंट इन द स्पेस। और इसका मतलब ये हो गया कि खाली अर्थ नहीं ऑर्बिट कर रहा है, खाली अर्थ नहीं ऑर्बिट कर रहा है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें ये सन भी और जिसमें ये अर्थ है, ये पूरा सिस्टम एक इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को यहाँ ले जाएं ओ डैश पर, यानी ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, तो ये जो आर है ये उस केस में जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मास, क्योंकि एक रिलेशन आ गया हमारे पास। तो यदि हमें सन का मास पता है, यदि हमें अर्थ का मास पता है, तो होता क्या है कि जब हम
ये निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं ए ओ डैश, तो ये ए ओ डैश स्ट्रिक्टली लेस देन ओ डैश बी आती है। केवल ये एक रीजन है कि इस डिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं और हम ये फाइनली मानते हैं कि सन एज इफ स्टेबल है और अर्थ उसके अराउंड मूव कर रही है। ठीक है, तो फाइनली ये आया कि जो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है, इस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स को हम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, हमारे पास ये नहीं है बल्कि हमारे पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है। तो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के लिए हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जैसे सपोज हमारे पास ये एन पार्टिकल्स है और ये कोई ith पार्टिकल है जिसको हम आर आई कह रहे हैं और ये आर सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हम इसे जनरलाइज कर रहे हैं और हम लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई, वेयर व्हाट इज एम, एम इज सिग्मा एम आई, तो आर क्या हुआ, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई। तो ये वेटेड एवरेज की तरीके से डिफाइन हुआ। इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, वेटेड एवरेज की तरह से डिफाइन कर दिया। और इससे ये हुआ, पता चला कि जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पॉइंट मास की तरह से काम करता है। तो सेंटर ऑफ मास may be assumed as point mass acting at a fixed point in space। r कांस्टेंट आ रहा है ना, तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो आप कि हमारे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम में n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स की अपनी पोजीशन होगी स्पेस में। तो अब जब हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम मूव कर रहा है तो वो सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उनका हम मूवमेंट ऐसे कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने ये दिखा दिया कि उस सारे सिस्टम को हम एक मास पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मास पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस पॉइंट पर पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। उस पॉइंट का अगर हम मास की बात करें तो वो सम ऑफ ऑल द मासेस होगा। ये तो हमने दिखाया कि हम किस तरह से सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ पर आते हैं। तो जब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था और सिंगल ऑब्जेक्ट के, उसी को हम जनरलाइज करेंगे कि कैसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मास की जब बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, नॉट मास, मोमेंटम। अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर। तो हमने क्या कहा था कि एक कोई बॉडी है, सिंगल बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, एक कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो उसका मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक, अब न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ये कहता है कि अगर एक फोर्स अप्लाई हुई एक्सटर्नली तो वो जो बॉडी है वो भी तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो अब क्या हुआ, इस बॉडी ने भी एक फोर्स इंप्लीमेंट की और वो फोर्स कैसी थी, वो फोर्स थी माइनस ऑफ एफ। जितना एक्सटर्नल बॉडी ने फोर्स इंप्लीमेंट की उतनी ही अमाउंट में फोर्स इंप्लीमेंट कर दी ऑब्जेक्ट ने, और जिस बॉडी ने फोर्स एक्सर्ट की थी एक्सटर्नल बॉडी ने, उसका अपना मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि मोमेंटम चेंज हो गया एक्सटर्नल बॉडी का। इस चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में हुआ, उस फोर्स के रिस्पेक्ट में जो रिवर्स फोर्स लगाई गई। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ P प्लस डेरिवेटिव ऑफ PE इज 0। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी। यहां से आ गया
डेरिवेटिव ऑफ p प्लस पी ई जीरो, यानी कि p इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या निकल के आया कि सम ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। It simply means when some external body is exerting some force on an object, then momentum of the both the bodies, of the object and of the external body will be constant. हम इसको जनरलाइज करेंगे फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे एक सिस्टम के लिए चेंज होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैसे चेंज हो जाती है, उसका क्या रूप आ जाता है, क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो पहले हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए, हमने स्टार्ट किया कि आपका एक आयत पार्टिकल है, ठीक है, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइजेशन फॉर ए system of particles। ठीक, कंसीडर ith particle such that pi is momentum of ith particle f e I is the external force on ith particle and Fij is internal force on ith particle by jth particle। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। सो rate of change of momentum on the ith particle is equal to total force. Now what are the total force? This is Fi internal plus sigma of Fij, जितने भी jth particles हैं वो फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे ith पार्टिकल पर, j को हम वेरी करते जाएंगे और फोर्सेस आते जाएंगे। अब यदि हम इसको सारे पार्टिकल्स के लिए ले लें, एक ही पार्टिकल लिया अभी तो हमने ith पार्टिकल, फॉर ऑल i समेशन d dt of pi is equal to summation fie plus summation fij। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अब हम खोल के लिखें यदि, तो ये कायदे से हुआ एफ आई जे प्लस एफ जे आई। जब आपने सारे पार्टिकल ले लिए तो ith पार्टिकल पर jth इम्पोज करेगा फोर्स और रिवर्स में jth पार्टिकल ith पार्टिकल पर करेगा, एंड रिलेशन इज दैट एफ आई जे is reverse to fji, and so this will be 0. So you are left with summation d dt of pi is equal to summation fi external। ठीक है, इसे हम जरा सा खोलें pi को, तो दिस इज समेशन डेरिवेटिव ऑफ pi का क्या मतलब है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पर हमने जब ये ith पार्टिकल की बात की थी तो यहाँ पर वेलोसिटी जो थी ये थी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, और इसे अगर मैं खोलूं तो ये डी आर आई डी टी है। ठीक है, ये बना समेशन एम आई डी वी आई डी टी, और समेशन एम आई, इसको मैं और खोल रही हूँ, दिस इज
d2ri ऐसे लिख दिया इसे मैंने। और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा mi ri, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं खोल के क्या लिख सकती हूँ, दिस इज एम आर और इट इज एम d2r dt2। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। हमारे पास आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू, ये क्या है, इसको पहले मैं लिख रही हूँ, रुकिए, इसको मैं लिख रही हूँ डी डी टी ऑफ एम डी आर डी टी। ठीक, तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम क्या है, टोटल मास विच इज वर्किंग ऑन सेंटर ऑफ मास, डी आर डी टी क्या है, डी आर डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया, किसका मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखिए क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द होल पार्टिकल्स, यानी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास आया सिग्मा एफ आई ई, ये है सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एम डी टू आर डी टी टू, ये क्या है, एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टोटल फोर्स, कहां पर, टोटल फोर्स ऑन आर। तो यहां से एक और रिजल्ट आया, यहां से क्या रिजल्ट आया कि जो सिस्टम ऑफ मास है उसके ऊपर जितनी एक्सटर्नल फोर्सेज है उनको अगर हम जोड़ दें तो वो बिल्कुल उसी के बराबर है जितना सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे एक सिस्टम ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से। और फाइनली हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ये चेंज हो गई कि सम ऑफ forces on center of mass is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum of center of mass। ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई, जो न्यूटन्स इक्वेशन है, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि सिस्टम ऑफ मास को स्टडी करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर सकते हैं। सारे सिस्टम के मासेस को हम कह सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और सारे सिस्टम पर जितनी फोर्सेस एक्सर्टेड है हम ये कह सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू अ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन ए सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने एक रिलेशन दिखा दिया, और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आपका मोशन में, ठीक है। अच्छा, जब सेंटर ऑफ मास मोशन में होता है, अगर वो रिलेटिव मोशन में है तब तो आप इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं, अगर वो रिलेटिव मोशन में नहीं है, वो मूव कर रहा है, तो हम जरूरी नहीं होता, हम उसको इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो ये जो हमने सब रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कलेक्शन ऑफ बॉडीज is an average of the radii vectors, components, particles weighted in proportion to their masses। हमने डिफाइन किया था ना, सिग्मा ऑफ एम आई आर आई अपॉन सिग्मा ऑफ एम आई, ये हमने डिफाइन किया था, ठीक। इसको हमने कहा था दिस इज आर। तो ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ बॉडीज है, एम आर आई जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ये वेटेड एवरेज के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। तो उसी बात को कहा है यहाँ पर।
उसके बाद एक दूसरा रिजल्ट आया कि जो मास है, मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसको हम पॉइंट मास की तरह एज्यूम करते हैं। और ये हमने दिखा दिया लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है। तो फाइनली हमारे ये रिजल्ट आए जो भी हमने पीछे निकाला कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस है, सारे फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का यदि हम सम कर दें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो वो इक्विवेलेंट टू टोटल फोर्स है एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। दूसरी तरीके से हमने इस रिजल्ट को कैसे कहा, हमने कहा कि यदि मोमेंटम, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मोमेंटम को यदि हम जोड़ें तो दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमने रिजल्ट बताया। और थर्ड रिजल्ट, थर्ड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट से, एक्सटर्नल फोर्सेस जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से चेंज होता है जैसे कि कोई मास पॉइंट है, जैसे सारे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट और सेंटर ऑफ मास मोशन में है, यानी कि वो पॉइंट इसी तरह से मूव कर रहा है जैसे कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। ये हमने इसमें दिखाया है। लास्ट में यह है कि वही बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक मास पॉइंट की तरह से एक्ट कर रहा है। अब हम कंजर्वेशन लॉ प्रूव कर देते हैं। उसके लिए हमने ये बताया कि जो टोटल फोर्सेस हैं एफ आई, सिग्मा एफ आई, टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी आई डॉट। ये हम अभी पहले निकाल के चुके हैं। हमने हालांकि इसको सेंटर ऑफ मास के लिए प्रूव कर दिया था। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, लेट ऑल द, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, लेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो। This implies sigma of Fi external is 0 or sigma of Pi dot is 0, means sigma of Pi is equal to constant, यानी sum of all the momentum is constant। और सारे मोमेंटम को हम सेंटर ऑफ मास पे दिखाई चुके हैं, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इफ टोटल फोर्सेस आर 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है। जैसे ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो गई जो हमने पहले दिखाई थी, तब हमने दिखाया कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास के मोशन की तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमारा स्टेटमेंट भी बदल गया। हम स्टेटमेंट को सिस्टम ऑफ पॉइंट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे कि टोटल फोर्सेस आर 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये कंजर्वेशन हो गया ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक, इसी तरह से हम दिखाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो हमारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, ये बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पे इनका एप्लीकेशन है। जैसे हम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, जब हम स्पेस शटल छोड़ते हैं, जब हम किसी बोट को, पैडल बोट को मूव कराते हैं, तो उन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज होते हैं। उस मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से ही मूवमेंट ऑफ पेडल बोट होता है, मूवमेंट ऑफ रॉकेट्स होता है, और इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशंस है जिनमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉज लागू होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये दिखाया कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज हो सकती है सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में, उसके लिए चेंज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम में भी हम एक रिलेशन दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि कैसे जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि फाइनली हम क्या दिखाना चाहते हैं, फाइनली हमें दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है वो किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो सकता है, तभी हम उसको किसी कन्फिगरेशन स्पेस में दिखाएंगे। तो किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो सकता है, ये दिखाने के लिए हमें पहले वो पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। उस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ मास की तरह ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो इसी तरह हम एंगुलर मोमेंटम में उसको दिखाएंगे कि हाँ, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम एक रिलेशन दिखा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, वो हम पिछले आर्टिकल में कर चुके हैं। अगर
ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम Li है, और ith पार्टिकल हमारा कैसे डिफाइंड है, हमारा यहाँ पर ये ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा r है जो सेंटर ऑफ मास है, और हम इसको मिला देते हैं और ये कहते हैं सपोज ये SI है। तो SI इस ith पार्टिकल, ये जो ith पार्टिकल है, ये जो ith पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो यहां से हमें एक रिलेशन भी मिल रहा है कि आर आई इज इक्वल टू आर प्लस एस आई, जो यूज होगा। ठीक, एल आई वॉज डिफाइंड एज आर आई क्रॉस पी आई, ये है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें अभी इसका रिलेशन दिखाना है एंगुलर मोमेंटम का। फॉर ऑल आई इट इज सम ऑफ एल आई इज सम ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, पी आई को खोल देते हैं, सम आर आई क्रॉस, व्हाट इज पी आई, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी है, ऑफ ith पार्टिकल। वी आई का मतलब है डी आर आई डी टी, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। वी आई का मतलब एम आई का नहीं, वी आई का, दिस इज वी आई। ओके, so this is equal to summation ri cross mi. This vi may be written as ri dot, it is summation ri को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, r plus si क्रॉस, एक मिनट, mi, ये ri डॉट क्या हो जाएगा, r डॉट प्लस si डॉट। थोड़ा सा वर्कआउट करें इस पे, सिग्मा एम आई बाहर ले लो, ये हुआ r क्रॉस r डॉट सिग्मा एम आई r क्रॉस एस आई डॉट सिग्मा एम आई एस आई क्रॉस r डॉट, फिर सिग्मा एम आई एस आई क्रॉस एस आई डॉट। ये मैंने खोल दिया है सारा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं इसको, ये बना सिग्मा, इसको हम करते हैं, मुझे रिलेशन दिखाना है आर क्रॉस सिग्मा एम आई आर डॉट। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, इस एम आई को इसके साथ लिखेंगे आर के साथ, प्लस आर क्रॉस सिग्मा एम आई एस आई डॉट प्लस सिग्मा एम आई एस आई क्रॉस आर डॉट प्लस, अब इसे जब लिखेंगे तो एस आई क्रॉस सिग्मा, यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है कि एम आई को किसके साथ कंबाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी ये वाले, ये दोनों हैं, ये और ये वाला, ठीक, इन दोनों में देखते हैं व्हाट इज सिग्मा एम आई एस आई। सिग्मा एम आई एस आई इज इक्वल टू, हालांकि यहाँ भी आ रहा है सिग्मा एम आई एस आई डॉट, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सिग्मा एम आई एस आई डॉट इज सिग्मा एम आई एस आई को यहाँ से रख लीजिए, दिस इज आर आई माइनस आर, खोल देंगे इसको, सिग्मा एम आई आर आई माइनस सिग्मा एम आई आर। बाय डेफिनेशन दिस इज एम आर, बाय डेफिनेशन दिस इज एम, और ये आर है ही, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली सिग्मा एम आई एस आई डॉट विल बी 0। ठीक है, तो ये जो 0 0 वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एल आई इज इक्वल टू आर क्रॉस सिग्मा एम आई आर डॉट
प्लस SI क्रॉस सिग्मा MI SI डॉट R क्रॉस, जरा ये देखिए क्या है, ये है MI सिग्मा MI माने मास, कौन सा, फुल टोटल मास, साथ में क्या है R डॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस यहां पर है SI और ये है सिग्मा MI SI डॉट। अब देखिए ध्यान से, ये R डॉट है, ये हुआ R क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो R इंटू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस SI क्रॉस, ये क्या है, दिस इज अगेन मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, और इस पॉइंट की वेलोसिटी किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, क्योंकि SI हमारा यहीं से तो काउंट हो रहा है, ठीक। तो ये जो MI SI डॉट है, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल ith पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने रिलेशन दिखाया, देखिए क्या रिलेशन आया, रिलेशन ये आया, सिग्मा LI क्या है, दिस इज सम ऑफ मोमेंटम। अब देखिए लेफ्ट हैंड पर है सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी n अगर पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है, उन सबको हमने जोड़ दिया और हमने उसे कैसे रिप्रेजेंट किया कि दैट इज इक्वल टू R क्रॉस हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमने दिखाया है। इसमें जो हमने प्रीवियस आर्टिकल किया था वहां पर मुझे एक चीज और बतानी चाहिए थी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज ली थी, FIGDRI, ओके, चलिए चलिए इसको हम बाद में यूज करेंगे अभी। ये अब हमने एक रिलेशन निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम का, तो इसको हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ a system of particles is equal to angular momentum of center of mass plus angular momentum of arbitrary ith particle about the center of mass। तो आपने देखा कि आप सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल पा रहे हो, जब आपका सेंटर ऑफ मास मोशन में है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मोशन में होने की वजह से हम, यदि ये इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, अगर ये रिलेटिव मोशन में है तो ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ मास रिलेटिव मोशन में नहीं है तो ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम ith पार्टिकल का निकाला है, ये जरूरी नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम में अपनी वैल्यू दे, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन लॉ देखेंगे। फॉर कंजर्वेशन लॉ L was defined as sigma of Li, it was Ri cross Pi for all I।
ठीक है, इसको खोल देते हैं। सिग्मा ऑफ आर आई, पी आई का मतलब क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे हमें लाना है, एंगुलर मोमेंटम पे। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, आर आई क्रॉस पी आई डॉट, दिस इज सिग्मा, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, आर आई डॉट क्रॉस पी आई प्लस सिग्मा आर आई क्रॉस पी आई डॉट। ठीक है, इसमें जो पी आई है उसकी डेफिनेशन लगा दी, आर आई डॉट, पी आई मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, सो क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी में भी रिटन एज अगेन डॉट ऑफ आर आई प्लस समेशन आर आई पी आई डॉट। देखिए ये आर आई डॉट, ये भी आर आई डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, सेम वेक्टर से जीरो हो जाएगा, तो समेशन आर आई क्रॉस पी आई डॉट, बिकॉज आर आई डॉट क्रॉस आर आई डॉट इज जीरो, ये हमने यूज किया है यहाँ पर। नाउ बाय डेफिनेशन what is pi dot? Pi dot means rate of change of momentum of ith particle. डेफिनेशन क्या कहती है? न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स। तो दिस इज क्रॉस टोटल फोर्स ऑन ith particle. Now what is total force? Summation ri. फोर्स क्या है? एक तो है एक्सटर्नल फोर्स और एक है इंटरनल फोर्स। वो कौन सी फोर्स है? वो है जो ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस समेशन के साथ खोल देंगे इसको, समेशन आर आई क्रॉस एफ आई प्लस समेशन समेशन आर आई एफ आई जे। जब आप दोनों समेशन लेंगे तो ये जो एफ आई जे है ये साथ में क्या देगा हमें? जैसे jth पार्टिकल ith पार्टिकल पर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ith पार्टिकल भी jth पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट रह गया है, एक सेकंड, इसको पहले एक और लाइन लिख लो तब ज्यादा अच्छा रहेगा। आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा एफ आई जे प्लस सिग्मा एफ जे आई। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। अब इसको खोल लेते हैं, सिग्मा आर आई क्रॉस डबल सिग्मा हो जाएगा एफ आई जे। अब जब ये आर आई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ जे आई के साथ होगा तो एफ जे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो जेथ पार्टिकल ith पार्टिकल पर लगा रहा है फोर्स। ठीक है, या उल्टा कह सकते हो, तो जो पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करता है उसी की हमें दूरी लेनी होती है। तो ये आर आई किस में चेंज हो जाएगा? आर आई चेंज हो जाएगा आर जे में, आर जे क्रॉस एफ जे आई, आर आई क्रॉस एफ आई प्लस सिग्मा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो डबल सिग्मा है ना, ये सिग्मा आया और ये सिग्मा आया, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो सिंगल सिग्मा रह जाएगा, क्योंकि एक ही सफिक्स के ऊपर वर्क करेगा। ये सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई जे, यहाँ माइनस सिग्मा आर जे क्रॉस एफ आई जे। क्यों? क्योंकि एफ आई जे इज इक्वल टू एफ जे आई। आर आई क्रॉस एक्सटर्नल प्लस, इसको एफ आई जे कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ गया आर आई माइनस आर जी। इसे हम लिख सकते हैं आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा एफ आई जे आर आई जे। आर आई जे क्या है? आर आई जे इज द डिस्टेंस बिटवीन आर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग ith एंड jth पार्टिकल। तो अब हम यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हैं कि लेट एफ आई जे जो फोर्स है वो कहाँ वर्क कर रही है?
उन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो एफ आई जे इज, सॉरी दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, लेट एफ आई जे इज वर्किंग along the line joining I and J। आप लोग को ध्यान होगा, मैंने पहले आपको बताया था कि जो अर्थ और सन है, अर्थ और सन में जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होती हैं, वो जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसके अलोंग वर्क करती है, और इसीलिए वो एक दूसरे को, इसीलिए वो ऑर्बिट में मोशन होता है, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व हो पाता है। तो इसी तरह से एफ आई जे को हमने वर्क करा दिया लाइन के अलोंग जो उनको ज्वाइन कर रही है आईएथ एंड जेथ पार्टिकल को। तो उससे क्या होगा, एफ आई जे जो होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, आर आई जे के पैरेलल हो जाएगी, और इसलिए एफ आई जे क्रॉस आर आई जे कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कितना रह गया, सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई ई। ये क्या है, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। सो इट इज टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम लिखते हैं, इसका जो नोटेशन है वो ये है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। So now the condition is if the torque is zero. Now if total torque is zero, then this implies sum of angular momentum is, rate of change of angular momentum is zero, or sum of Li is constant। एंगुलर मोमेंटम कैसा हो गया, कंजर्व हो गया, एंगुलर momentum is conserved। So this is second conservation law, that angular momentum is conserved. The first conservation law was that linear momentum was conserved. Now we come to third law, which is the conservation of energy। Here again, for the system of particle, we will show that energy, or rather the kinetic energy, may be expressed in terms of the kinetic energy of center of mass। तो वो हम रिलेशन भी दिखाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी के लिए sum of kinetic and potential energy is at one point is equal to the sum of kinetic energy and potential energy at another point भी शो करेंगे, यानी कि कंजर्वेशन लॉ भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रिलेशन दिखाना चाहूँ दोनों के बीच में, तो हमने ये किया था कि ये हमारा था आर आई, ये हमारा था आर, दिस इज आर आई, दिस इज आर, और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आर, दिस सेंटर ऑफ मास, ये था एस आई, ये सेंटर ऑफ मास था, ये कोई भी आईएथ पार्टिकल है, और ये ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर ये आईएथ पार्टिकल है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, ठीक। तो हम पहले रिलेशन दिखाते हैं दोनों के बीच में क्या आता है रिलेशन। जो एनर्जी है वो कैसे डिफाइन होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम आईएथ पार्टिकल की बात करें तो टी आई इज इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, एंड नेचुरली देयर विल बी समेशन, क्योंकि आप सारे पार्टिकल के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ समेशन लग जाएगा। समेशन ऑफ टी आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, पी आई इज इक्वल टू एम आई वी आई, मास इंटू वेलोसिटी। तो वी आई कितना हुआ, पी आई अपॉन एम आई, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं,
समेशन हाफ एम आई, वी आई की जगह मैंने रख दिया पी आई अपॉन एम आई स्क्वायर। तो ये हुआ समेशन हाफ एम आई और ऊपर हो गया पी आई स्क्वायर। ठीक है, ये पी आई स्क्वायर यानी पी आई की अगर मैं वैल्यू रखूं और एक फॉर्म में, तो पी आई है आपका एम आई आर आई डॉट, यानी एम आई आर आई डॉट कितना हो गया यहाँ से, आर आई इज इक्वल टू आर प्लस एस आई, क्योंकि मुझे रिलेशन दिखाना है कैपिटल आर के फॉर्म में, तो यहाँ आर आई डॉट रख दिया मैंने, आर प्लस एस आई डॉट। पी आई स्क्वायर कितना हो गया, एम आई स्क्वायर आर डॉट एस आई डॉट स्क्वायर। तो ये यहाँ रख देते हैं, समेशन 1/2 एम आई स्क्वायर आर डॉट प्लस एस आई डॉट स्क्वायर। ठीक है, समेशन हाफ, फिर से ऊपर एम आई, इसको खोल देते हैं, आर डॉट स्क्वायर प्लस एस आई डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर आई एस आई डॉट। समेशन हाफ एम आई आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ समेशन एम आई एस आई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आई, ये आर आई नहीं आर है, आर डॉट है, दिस इज आर डॉट, आर डॉट एस आई डॉट। समेशन हाफ एम आई आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ समेशन एम आई एस आई डॉट स्क्वायर प्लस, ये जो है रिलेशन, इसमें आप आर डॉट बाहर कर सकते हो, सिग्मा एम आई एस आई डॉट अंदर कर सकते हो, और ये फिर से पिछले उससे 0 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा हाफ एम आई आर डॉट स्क्वायर सिग्मा हाफ एम आई एस आई डॉट स्क्वायर। हाफ मैंने बाहर कर दिया, सिग्मा को एम आई के साथ ले लिया, आर डॉट स्क्वायर, और इसमें हाफ को मैंने अंदर ले लिया, सिग्मा हाफ एम आई एस आई डॉट स्क्वायर। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बन गया ये, हाफ सिग्मा एम आई का मतलब कैपिटल एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आई एस आई डॉट स्क्वायर। देखिए डेफिनेशन से क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि आर डॉट क्या है, आर डॉट इज डी आर डी टी, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहां हो गया मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, ith कोई भी ith पार्टिकल है, ऑफ ith पार्टिकल, सम है, सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सो ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने रिलेशन दिखा दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के लिए, सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, उनको यदि हम जोड़ें तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑफ ith पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। फिर से वही बात है, अगर आपका सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल है ये इनर्शियल फ्रेम में डिफाइंड है, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर हमने ये एक रिलेशन दोनों के बीच में दिखा दिया है। अब हम दिखाएंगे व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी।
कंजर्वेशन लॉ के लिए हम वर्क डिफाइन करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, और हम ये कहते हैं दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ith पार्टिकल के लिए बात करेंगे और ith पार्टिकल के लिए भी टोटल वर्क डन की बात करेंगे। तो टोटल वर्क डन फॉर द एनी ऑफ द ith पार्टिकल इज समेशन Fi dri। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल और एक होगा summation of all the forces exerted by jth particles on ith particle। ठीक है, again write it as summation Fi e dri plus summation Fij dri। ठीक है, now write it as two part, I1 I and first and second। take first is summation Fie dri। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फोर्सेस, लेट forces be conservative। I told you earlier that conservative force means that work done by the forces is independent of path। आप 1 से 2 पर किसी भी पाथ से चले जाइए, the same work will be done। तो उस केस में हम कहते हैं फोर्सेस कंजर्वेटिव है। और अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं तो स्टोक्स थ्योरम से हमने बताया था कि फोर्सेस मे बी रिटन एज gradient of a scalar point function। So this implies there exists a scalar point function से कुछ ले लेते हैं हम इसको vi such that Fie is minus delta of vi। ओके, तो इसको हम रखें, अच्छा अभी हमने इसे काइनेटिक एनर्जी के बराबर अभी नहीं दिखाया था, उसको भी दिखा देंगे, पहले यहीं से कर लेते हैं इसको। तो 2 में रखें हम, 2 implies फर्स्ट इज इक्वल टू सिग्मा Fi की जगह मैंने रख दिया माइनस डेल्टा Vi dri। इट इज फ्रॉम 1 to 2। तो ये हुआ सिग्मा 1 to 2 d ऑफ Vi और माइनस सिग्मा Vi sum of all the kind potential energies, so it is minus V2 plus V1। ओके, ये अभी हमारा सारा एक्सटर्नल के लिए बात हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे यदि ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि एक्सटर्नल फोर्सेस की अभी बात हो रही है। ठीक, अब इसका सेकंड ले लेते हैं। सेकंड पोर्शन क्या कहता है? सेकंड पोर्शन इज सम ऑफ Fij dri। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखती हूँ, हाफ ऑफ सम ऑफ, ट्वाइस अंदर कर दो, ट्वाइस Fij dri। सो इट इज हाफ समेशन, दो पार्ट में लिख लेते हैं इसको, Fij प्लस Fij dri, अगेन ओपन इट, समेशन Fij dri plus half summation Fij dri। okay, this Fij is equal to minus Fji, half sigma Fij dri माइनस हाफ सिग्मा, यहाँ बन गया ये Fji। जैसे ही हम इसे
एफ जे आई में चेंज करेंगे तो डी आर आई की जगह भी क्या हो जाएगा, डी आर जे। नाउ let these forces are again conservative, internal forces are again conservative, तो हम एफ आई जे की जगह पर क्या डिफाइन करेंगे, माइनस डेल्टा ऑफ वी आई जे। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ माइनस डेल्टा, ये 1 to 2 ही चल रहा है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम 1 to 2, वी आई जे डी आर आई माइनस हाफ ऑफ माइनस डेल्टा वी आई जे डी आर जे। यहाँ पर मैंने एफ जे आई की जगह पे वी आई जे लिखा है, वी जे आई नहीं लिखा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन होता है, तो एफ आई जे इज इक्वल टू वी आई जे इज इक्वल टू वी जे आई। ओके, इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो हाफ ऑफ सिग्मा, माइनस में बाहर ले लेती हूँ, डेल्टा वी आई जे डी आर आई, this will be drj minus dri. This will be written as minus half sigma sigma delta of vij drij. ठीक है, is 1 to 2 minus half, combining the two, d of vij, and so it is vij for 1 minus vij for sigma। ठीक है, हमने लास्ट वाले में फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू निकाली थी, ये फर्स्ट इंटीग्रल था, दिस वाज v2 v1 माइनस v2, तो इन दोनों को हम 1 में रख देते हैं, 1 से आया w12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, इसमें हाफ ऑफ रह गया है, प्लस हाफ ऑफ vij1 माइनस हाफ ऑफ vij2। थोड़ा कंबाइन करें इसको, v1 प्लस हाफ ऑफ vij1 माइनस v2 प्लस हाफ ऑफ vij2। Write it as u1 minus u2. This is potential energy at 1 and this is potential energy at 2। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी पोटेंशियल एनर्जी को दिखा देते हैं। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। नाउ W12 मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fi dri, and by definition force is mass into acceleration, this is for all, into acceleration, and this dri dt dt, so it is summation 1 to 2 mi, ये भी vi है और ये dvi dt है, तो दोनों को मिला के d dt ऑफ vi स्क्वायर बाई 2, summation derivative of half m vi square, which is nothing but half m vi square or t2 minus t1. Now from 4 and 5, u1 minus u2 is equal to t2 minus t1, u1 plus t1 is equal to u2 plus t2. So this shows that
If the forces are conservative, then the kinetic energy is conserved. So this is all about the three conservation laws for a system of particles. Thank you.